हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आप लोगों को किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के 4-5 न्यूमेरिकल्स बता चुका हूं और आज की क्लास में इसी चैप्टर किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को और बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे भी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अंसाल में देखने को मिलेंगे और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें, पूरी क्लास को ध्यान से देखें जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें, अपने पेपर का बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो मैंने आपके सामने देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हो पहला प्रश्न, निम्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको कई बार रिपीट मिलेगा। आप आंसर पेपर देख रहे होंगे तो ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिला होगा। ठीक है, और इस प्रश्न में कोई विशेष दम भी नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो कोई विशेष दम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा यदि आपने किरचॉफ के दोनों नियम पढ़े हैं। दोनों नियम में पहले नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम, धारा का नियम, जो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ेगा हमें। धारा या संधि का नियम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। या इस नियम को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस चित्र को अगर हम देखें तो इसमें बोला गया कि निम्न चित्र से धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो आई धारा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, तो आपको आई धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस संधि से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इस संधि से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपकी संधि है P, यहाँ पर एक संधि आपकी Q, यहाँ पर एक संधि है आपका R। ठीक है, यानी 3 संधियाँ हैं, तो हम एक एक संधि को लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखें, अगर संधि P पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं, यानी धारा के नियम लगाएं। ठीक है, संधि P पर धारा के नियम से या किरचॉफ के प्रथम नियम से हम बोल सकते हैं धारा के नियम से। धारा का नियम ये कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो इस संधि पर देखें तो ये आपकी आने वाली धारा है, ये आपकी जाने वाली धारा है, ये आपकी आने वाली धारा है और ये आपकी जाने वाली धारा है। तो हम क्या करेंगे, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर दिखाएंगे। तो आने वाली धारा कितनी है आपकी 2 एम्पियर, जाने वाली धारा कितनी है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पर जाने वाली धारा कितनी है आपकी माइनस का I1 क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। आने वाली धारा को प्लस लिखेंगे, ये आ रही तो यहाँ पर प्लस का 2 लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग जो होता है 0 होता है। अब देखिए 2 से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, और 1 और 2 आपका हो जाएगा 3 माइनस का I1 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी I1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो संधि P पर मैंने I1 की वैल्यू फाइंड की 3 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए एम्पियर जरूर लिख देना, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब इस संधि पर आ जाएं, इसको आप भूल जाइए। यहाँ पर देखिए तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई 3 एम्पियर। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः संधि, ये कौन सी संधि आपकी Q, संधि Q पर किस नियम से, धारा के नियम से, धारा के नियम से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो जाने वाली धारा 1 एम्पियर है, इधर जाने वाली धारा आपकी I2 है, आने वाली धारा आपकी 3 एम्पियर है। तो यहाँ पर देखिए इस नियम को अप्लाई करेंगे, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर दिखाएंगे। तो आने वाली धारा 3, जाने वाली -1, जाने वाली I2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा आपका। ठीक है, 2 माइनस I2 इक्वल टू 0, यानी I2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर। आई बात समझ, यानी संधि Q पर हमने I2 की वैल्यू फाइंड की तो आगे 2 एम्पियर। अब उसको भूल जाइए, अब इस संधि पर आ जाइए, संधि R पर। तो यहाँ पर लिखेंगे संधि R पर किस नियम से भाई, धारा के नियम से या किरचॉफ के प्रथम नियम से, धारा के नियम से। यहाँ पर देखें तो आने वाली धारा I2 है जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर आ चुकी है, ये जाने वाली धारा है आपकी 1.2 एम्पियर, ये जाने वाली धारा I है, ये आने वाली धारा 1 एम्पियर है। तो वही आप रूल अप्लाई करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आने वाली धारा I2, तो यहाँ पर लिखेंगे I2 की वैल्यू कितनी है 2,
प्लस लगाएंगे। जाने वाली धारा आपकी कितनी है 1.2, तो इसको माइनस लिखेंगे। यहाँ पर जाने वाली आपकी आई है, आने वाली 1 है तो इसको +1 कर देंगे। अब जाने वाली जो है उसको माइनस लिखेंगे 1.2 एम्पियर और माइनस का आई = 0 दिखा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 1.2 और माइनस का आई = 0। 3 से 1.2 जाएगा तो 1.8 बच जाएगा और माइनस का आई = 0, यानी आई = आपको मिल जाएगा 1.8 एम्पियर। ठीक है, इस चित्र से आई का मान मैंने फाइंड किया तो आई = मिल गया 1.8 एम्पियर। ठीक है, देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन था। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। अब ऐसा ही एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बिल्कुल बताइए, आप प्रयास जरूर कीजिए। यदि आपने इस क्वेश्चन को देख लिया है अच्छे तरीके से तो आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आंसर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा भाई। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदुओं ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक जो है परिपथ बनाया, आप देख सकते हो। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चनों को बताया था। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है यहाँ पर, बस थोड़ा सा चेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये व्हीटस्टोन सेतु होता था तो आप क्या दिमाग लगाते थे कि यहाँ पर प्रतिरोध का जो अनुपात होता था वो यहाँ पर प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता था, यानी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात आपस में सेम होता था। तो वो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कही जाती थी। और जब व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाती है, सत्य हो जाती है, तो जो ये आपका बीच वाला प्रतिरोध होता है ये आपका प्रभावहीन माना जाता है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इतना आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिए इस परिपथ में ये आपका बिंदु ए, ये आपका बिंदु बी। आपसे पूछा गया प्रश्न में कि इस परिपथ का आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और बिंदुओं ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस परिपथ का क्या हम निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे कि जो ये आपका परिपथ है ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अब कैसे, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर देखिए 1 ओम श्रेणी क्रम में है, इनका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो 2 में आ जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए ये आपका हो गया 2 ओम और यहाँ पर देखिए तो 3 ओम 1 ओम आपका श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 4 ओम आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/4। आप देख सकते हो 2 कम 2 दूनी 4, इनके संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आ गया, 1/2 बराबर 1/2 आ गया ना। और इसी स्थिति को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, देखिए ये चीज आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है भाई, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। इसलिए ये अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो ये जो बीच वाला प्रतिरोध है 5 ओम का ये प्रभावहीन होगा, इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 5 ओम के प्रतिरोध में कोई भी धारा विक्षेप नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। तो आप क्या निकालेंगे, हम ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पहले निकालेंगे और आप देख सकते हो जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा ए व बी के बीच वो प्रतिरोध इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में होगा। ये आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, किसका भाई, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध लिख दीजिए भाई। लेकिन ध्यान रखना है कि आंतरिक प्रतिरोध ए व बी के सिरों के बीच जो कुल प्रतिरोध आएगा, ठीक है, उसके श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, हमने अभी आपको बताया कि 1 ओम ये मिलके आपका 2 ओम हो जाएगा, ये आपका 4 ओम हो जाएगा, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। तो हम देखेंगे तो 2 ओम 1 ओम आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में।
और श्रेणी क्रम में जब हो जाएगा 2 1 3 ओम ऊपर हो जाएगा आपका, और नीचे आप देख सकते हो 4 और 2 6 ओम नीचे हो जाएगा। तो ये जो 6 ओम का प्रतिरोध होगा और जो ऊपर जो 3 ओम का प्रतिरोध होगा, ये आपस में समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1। R1 ऊपर कितना आया 3 प्लस 1/R2। R2 कितना आया आपका 1 2 और 3 2 5 1 6, तो 1/6। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम इधर वाले क्वेश्चन को रफ करेंगे जिससे हमें जगह मिल जाए। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/R इक्वल टू, यहाँ पर हर बराबर आप कर लीजिए, तो ऊपर नीचे 2 से आप गुणा कर दोगे। अब दोनों का हर सेम हो गया, एक हर ले लोगे 6, ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1/R इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देख सकते हो R इक्वल टू आपको मिल गया 2 ओम। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो 2 ओम का प्रतिरोध आया है वो ए व बी के सिरों के बीच आया। यहाँ पर देख सकते हो ए व बी के बाद यहाँ पर श्रेणी क्रम में, ठीक, जो भी आपका यहाँ पर प्रतिरोध आया है आपका 2 ओम, इसके श्रेणी क्रम में आपका यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो लिखेंगे तब कुल जो प्रतिरोध होगा परिपथ का वो आपका हो जाएगा R इक्वल टू, ये जो आया है आपका 2 ओम और इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है 0.5 ओम। तो कुल मिला के आपका परिपथ का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 2.5 ओम हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सेल से जो भी धारा प्रवाहित होगी, जितनी धारा इस 0.5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होगी उतनी ही धारा, यहाँ पर देखिए हमने कुल प्रतिरोध कितना निकाला 2 ओम निकाला, तो इसका जो कुल प्रतिरोध आया 2 ओम, उसमें भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी, यानी दोनों में सेम धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो कुल प्रतिरोध आया है 2 ओम वो इस 0.5 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब इन्होंने बोला कि बिंदु ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा की गणना कीजिए। लिखेंगे तब प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा आई की आपको गणना करनी। आप सभी लोग पढ़े हो ओम के नियम से कि R इक्वल टू होता है V/I, होता है ना। तो यहाँ से I इक्वल टू निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा V/R। यहाँ पर देखें तो V की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 2.5 वोल्ट, यहाँ पर लिखेंगे 2.5 वोल्ट। अब प्रतिरोध टोटल कितना आया आपका 2.5 आया है। आप इससे इसको कैंसिल करोगे आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो आपकी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में। ठीक, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करके आप अवश्य जाएं। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चनों की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं इस क्लास के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है 2017 में। संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है और इस प्रतिरोध में आपको धारा की गणना करनी है। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा, लेकिन उसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को गलत ना करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी जल्दी ही पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा तो आपको ऊटपटांग लगेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है तो आपको यहाँ पर देख सकते हो ये आपका बी है ध्रुव, ये आपका ए। तो इस ए और बी के बीच आपको जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 10 एम्पियर की वैद्युत धारा है वो इसमें प्रवाहित हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो I इक्वल टू आपको 10 एम्पियर की धारा दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल टू 10 एम्पियर। वो यहाँ पर जब आएगी चल के तो यहाँ पर इस संधि पर आप देखोगे 2 भागों में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर इधर जाएगी इधर जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 एम्पियर की धारा यहाँ पर आई तो 10 एम्पियर इसमें जाएगी, 10 एम्पियर इसमें जाएगी।
ठीक है। अब 10 एम्पियर की वैद्युत धारा यहाँ पर टूटेगी दो भागों में, तो इसमें थोड़ी जाएगी, थोड़ी इसमें जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कितनी कितनी जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये धारा जब आती है तो दो भागों में टूट जाती है, I1 और I2 में। I1 जो धारा है वो 3 ओम के प्रतिरोध में चली जाती है और I2 जो धारा है वो 2 ओम के प्रतिरोध में चली जाती है। जबकि हम जानते हैं कि I1 प्लस I2 का जो योग है, यानी I1 प्लस I2 वो आपका है 10 एम्पियर के बराबर। कितने एम्पियर के बराबर? 10 एम्पियर के बराबर। इतना आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो उसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। I1 प्लस I2 का जो योग है वो आपका 10 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ पर ये दो भागों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो आपको इस 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना है। लेकिन अब देखिए, इन्होंने पहले ये पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच ज्ञात कीजिए। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो बी सिरे को ऐसे और ए सिरे को ऐसे पकड़ के मन में कल्पना करेंगे कि इसको अगर ऐसे हम खींचेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये और ये दोनों ऊपर नीचे होंगे, यानी ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। पहले 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में लेंगे, जो प्रतिरोध आएगा वो 7 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 ओम व 2 ओम को समांतर क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर भाई? समांतर क्रम में लेने पर जो आपके तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1/2 प्लस 1/3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 5/6, यानी R बराबर आपका आ जाएगा 6/5 ओम, ठीक है। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 6/5 आएगा। अब जो 6/5 ओम का प्रतिरोध आया वो इस 7 ओम के प्रतिरोध और 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। लिखेंगे तब ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 7 है, R2 की वैल्यू आप देख सकते हो 6/5, R3 की वैल्यू आप देख सकते हो 4 ओम है, यानी R इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 4 11, 11 5 55 और 55 और यहाँ पर 6 आपका हो जाएगा 61 और बटे में कितना हो जाएगा? 5। 5 से 61 को डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे तो 60 होता है, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी होता है 10, 12.2 ओम प्रतिरोध आएगा ए व बी के बीच। क्लियर इतनी बात? अब इन्होंने कहा यह है कि 3 ओम में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि जो 3 ओम का प्रतिरोध और जो 2 ओम का प्रतिरोध है ये आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 ओम के प्रतिरोध का हम विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर तो होता है IR, तो धारा I1 है और R का मान 3 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तथा इसका जो विभवांतर होगा वो आपका हो जाएगा I1 और इंटू में 3, ठीक है, IR हो गया। और इसका जो विभवांतर होगा वो आपका होगा I2 इंटू में प्रतिरोध कितना है? 2, ठीक है। दोनों का विभवांतर ये तो होगा इस सूत्र से, V बराबर IR, तो IR, ठीक है। दोनों का विभवांतर सेम होगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। अब यहाँ से देखिए, हमें तो केवल I1 का मान निकालना है, तो यहाँ से अगर हम I2 की वैल्यू निकाल लें I1 के पदों में तो हमें मिल जाएगा 3I1 अपान में, ये 2 कहाँ जा जाएगा? अपान में। इसको हम समीकरण मान लेंगे क्या? 2, और यहाँ पर दोनों का योग जो है I1 प्लस I2 वो 10 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ पर यही 10 एम्पियर की धारा दो भागों में डिवाइड हुई थी, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 से जो I2 का मान होगा वो समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है I1 प्लस I2 बराबर 10 एम्पियर टोटल धारा। I2 की वैल्यू हमने इस समीकरण से निकाली, कितनी मिली आपको? 3I1 अपान में 2। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 के स्थान पर रखेंगे हम 3I1 अपान में 2 इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2I1 प्लस का 3I1 और बटे में 2 बराबर 10, ठीक है। 2 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5I1 बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। I1 बराबर आपका हो जाएगा 20/5, 5 चौक 20, I1 बराबर आपका हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। यानी 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा होगी वो 4 एम्पियर की होगी। आप देख रहे हो I1 था 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, तो यहाँ I1 का मान आ चुका है 4 एम्पियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपने इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर।
तो लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वैद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर जो है वो 6 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। एक सेल है यहाँ पर वैद्युत सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर जो 6 वोल्ट है, इसका मतलब सेल का जो वैद्युत वाहक बल दिया गया है वो आपको यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है और 2 एम्पियर की धारा यानी आई बराबर आपको 2 एम्पियर दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2 एम्पियर की धारा कर देते हैं तो विभवांतर जो होता है वो आपका 4 वोल्ट रह जाता है। आप ये बताइए कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होगा। आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है इस चैप्टर में, V इक्वल टू होता है E माइनस का आई आर या कैपिटल E इक्वल टू V प्लस आई आर होता है, जहाँ V होता है आपका विभवांतर, E होता है आपका सेल का वैद्युत वाहक बल, I होती प्रवाहित धारा, R होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमें स्मॉल r की गणना करनी है। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू ई, ये V उधर जाएगा तो माइनस का V हो जाएगा। ये आई आर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया। हमें स्मॉल r की वैल्यू की गणना करना है तो स्मॉल r रोकेंगे तो ये जाएगा E माइनस का V और ये I आ जाएगा बटे में। आप देख सकते हो कि E की वैल्यू आपको 6 वोल्ट दी गई है, V की वैल्यू आपको दी गई है 4 वोल्ट, I की वैल्यू आपको दी गई है 2 एम्पियर। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 से 4 जाएगा 2, 2 बटे 2 यानी 1 ओम। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आपका 1 ओम होगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, आप सभी को समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को अगले चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें। आपको क्लास यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।